खान साहब के साथ दहशतगर्दी की अदालत के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट उससे पहले, इवन सेशन कोर्ट के अंदर, F8 कचहरी इस्लामाबाद में कई दफा खान साहब के साथ जा चुका हूं। तो खान साहब को तो उनको कोई अना का मसला तो है नहीं। इनकी क्योंकि पूरी हुकूमत की बुनियाद जो है वो कानून तोड़ के और आइन तोड़कर बनाई गई है, इसलिए इनको हर जगह खतरा और खौफ नजर आता है और ये समझ रहे हैं कि ताकत और जबर का इस्तेमाल करके, पर्चे काट के, गिरफ्तारियां करके ये किसी ना किसी तरीके से 22 करोड़ को काबू कर सकते हैं, जो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वफाकी हुकूमत के अखराजात इस वक्त जो चल रहे हैं, ये माली साल चल रहा है, हर महीने 1000 अरब रुपए से ज्यादा होते हैं, यानी साल के अंदर 12,000 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात होंगे वफाकी हुकूमत के। वो कह रहे हैं 12,000 अरब रुपए तो हमारे पास हैं, हमारे पास 88 मेंबर की काबीना बनाने के पैसे हैं, लेकिन 61 अरब रुपए जो इलेक्शन कमीशन मांग रहा है उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। और आइन तोड़ने की सजा आर्टिकल 6 के अंदर बड़ी वाज़े लिखी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर इमरान खान साहब के करीबी साथी असद उमर साहब मौजूद हैं। असद उमर साहब, रात को आपने भी ट्वीट करके कारकुनों को कहा कि वो पहुंचे हैं जमान पार्क, और फिर हमने देखा कि लाहौर में हर तरफ से कारकुन उमड़ गए और बहुत बड़ी तादाद में जोक तर जोक लोग रुकावटें हटा के जमान पार्क पहुंच गए। फिर हमने छोटी मोटी एक्टिविटीज भी होती हुई देखी पुलिस की जानिब से। फिर बहुत बड़ी नफरी हमने देखी जिन्होंने घेरा डाला हुआ था। फिर हमने देखा कि कारकुनों का भी खासा जो है वो जोशो जज्बा बढ़ा हुआ था। ये सारा कुछ क्या था? गुज़िश्ता रात हुआ क्या एक्चुअली? आप देखें कि पुलिस वाले कह रहे थे, वो कहते हैं कि हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग घर पे बैठे हुए जिनको नहीं पता कि ये फ्लैग मार्च क्या चीज़ होती है या इसकी तारीख क्या है, ये एक फ़ौजी इस्तिलाह है और फ्लैग मार्च की जाती है दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो ये पुलिस वालों से पहली बात तो ये पूछें कि रात को 2 बजे आपको फ्लैग मार्च करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। दूसरा, वो कौन सा दुश्मन था जिसको आप अपनी ताकत दिखा रहे थे। हमारा तज्जिया ये है इमरान के, एक तो जाहिर है कि बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को किसी केस के अंदर पकड़ लें, कोई नाहल कर दिया जाए, गिरफ्तार कर दिया जाए। सियासी मुकाबला तो किया नहीं जा सकता, एक वो वाला तो पहलू है ही है। साथ उनको ये भी पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई के होते हुए एक बजट साथ नाजिल किया जिससे वो महंगाई एक नए उरूज पर जाने वाली थी। तो एक वो भी हरबा नजर आता था कि किसी तरीके से खबरें जो है ना वो सारा दिन मीडिया पे चले ही हैं, कौन पकड़ा गया, किसको पकड़ने वाले, इमरान खान गिरफ्तार होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों ही पहलू जो है ना इसके अंदर यकजा हो गए थे। और जाहिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके का इमरान खान की मोहब्बत है, वो किस लोग निकल के आते हैं और खुद अपने लीडर का खुद दिफा करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में नज़ीर ही कोई नहीं इस बात की, और कल फिर रात को हमने वो देखा। फ्लैग मार्च जो है मुझे याद है पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, क्योंकि उस वक्त पुलिस के दहशतगर्दों के साथ बहुत सारे मुकाबले हो रहे थे लाहौर में। पुलिस वाले भी शहीद हो रहे थे और एक इंसिडेंट हुआ था लाहौर में बहुत बड़ा, जिसके बाद पुलिस के मोराल को बुलंद करने के लिए और शहरियों को हौसला देने के लिए, दहशतगर्दों को अपनी ताकत दिखाने के लिए लाहौर में एक फ्लैग मार्च किया गया था। मैंने बतौर रिपोर्टर उसकी कवरेज भी की थी। ये 2009 की बात है या 10 की बात है, गालिबन उसी दौरान में ये हुआ था। तो असद उमर साहब, रात को आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन क्या थी? और दूसरा, कल इमरान खान साहब अदालत जाने से गुरेज कर रहे थे और हम ये देख रहे थे गुज़िश्ता 48 घंटों से लगातार ये कोशिश हो रही थी कि इमरान खान किसी तरह अपने घर से बाहर आए और किसी भी एक अदालत में पेश हो जाएं। इसके पीछे क्या है? देखिए, ये तो बहुत बहुत बड़ा सवाल है। जो हमारे पास मालूमात आ रही थी, कल मुझे थोड़ा सा मसला ये था कि मैं किसी काम से कराची आया हुआ था, तो मैं यहाँ से सारी चीज़ों को देख रहा था और लोगों से बातचीत कर रहा था। लेकिन हमारे पास मुस्तकिल वार्निंग्स आ रही थी कि किसी सूरत में भी खान साहब को घर से बाहर नहीं निकालना है। खान साहब को अदालत में पेश होने में कभी कोई मसला नहीं हुआ, उनकी कोई अना का मसला नहीं है। मैं दर्जन से ज़्यादा जगह पर
खान साहब के साथ दहशतगर्दी की अदालत के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट उससे पहले, इवन सेशन कोर्ट के अंदर, एफ8 कचहरी इस्लामाबाद में कई दफा खान साहब के साथ जा चुका हूं। तो खान साहब को तो उनको कोई अना का मसला तो है नहीं। तो एक तो डॉक्टर्स की जाहिर है वो बहुत बड़ी उनकी तरफ डॉक्टर्स ने वार्न किया हुआ है कि आपने बिल्कुल खतरा नहीं लेना, अगर जहां पर है चोट, अगर उसमें दोबारा कोई झटका लगा खुदा ना खास्ता, तो फिर आप 2-3 महीने के लिए दोबारा आपका प्रोसेस शुरू होगा। तो सर बुनियादी वजह तो ये थी, लेकिन कल साथ साथ ये भी हमें बहुत वार्निंग आ रही थी कि सिक्योरिटी का भी बहुत खतरा है, तो इसलिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो रात को जिस तरीके से पुलिस ने हरकतें की, मेरे ख्याल में तो वो सिक्योरिटी की जो वार्निंग आ रही थी वो ठीक ही आ रही थी। जो हमने रात को तर्ज अमल देखा पुलिस का, कुछ ना कुछ तो प्लान मुझे लग ही रहा था। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही थी कल दिन में भी, वो इंफॉर्मेशन खान साहब की हेल्थ के हवाले से तो चलें डॉक्टर कह रहे थे ना, लेकिन आप लोगों को इंफॉर्मेशन आ रही थी, वो गिरफ्तारी के हवाले से आ रही थी, हमले के हवाले से आ रही थी, वो किस हवाले से थी? देखिए, दिन में जो थी, जो ये कहा जा रहा था कि आप खतरा ना लें बाहर निकलने का, वो तो सिक्योरिटी के पहलू से आ रही थी। लेकिन उसके बाद रात को वक्त जो है, मुझे खान साहब के पास से ही पैगाम आया कि जी को खबर आई है, अंदर एक मीटिंग की, उन्होंने कहा कि खबर आई है और गिरफ्तारी का कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है, तो सबको फौरी तौर पर अपने तैयार कर दो, सबको बता दो कि क्या होने की तैयारी की जा रही है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है, ये गिरफ्तारी की खबर जो है, ये लेट आई थी। दिन के वक्त जो थी वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वार्निंग्स आ रही थी। आप लोगों ने तो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया हुआ है असद उमर साहब, तो ऐसे मौका पर ये तो एक इवेंट बन जाता है। इमरान खान साहब निकल के गिरफ्तारी दे देते, उन्होंने पहले कहा भी है कि मैं पहले गिरफ्तारी दूंगा। आप कैसे और कब तक आप गिरफ्तारी अवॉइड कर सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि जेल भरो तहरीक जो है वो एक मकसद के तहत की जाएगी और एक बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ करनी है। खान साहब को बिल्कुल भी हमने पहला, उनकी ख्वाहिश बहुत है लेकिन हमने किसी सूरत भी पहला उनको गिरफ्तार नहीं होने देना। तो उससे पहले हमारे जैसे बहुत लोग मौजूद हैं जिन्होंने गिरफ्तारी करनी है, वो एक अलग चीज़ है। और पुलिस आके और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके और दिखा के, और सरा सा ये भी याद दिला दें, क्योंकि कल सारा तमाशा ये हो रहा था, पुलिस आ गई नहीं आई, कोर्ट गए नहीं गए, जरा ये याद दिला दें ये मुकदमा है क्या। इस मुकदमे के अंदर मेरे ऊपर भी पर्चा कटा हुआ था, ये दहशतगर्दी का जो मुकदमा है, और मुझे भी इसी के अंदर जमानत हुई हुई है। वो खान साहब के सामने कोई एहतजाज किया था। जी जी जी, कोई इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया। इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ हमारे लड़के जमा हुए, वहां पे एक बिल्कुल पुरअमन एहतजाज हुआ, ना लाठी चली, ना कोई गमला टूटा, ना इमरान खान वहां पर मौजूद थे, ना मैं वहां पे मौजूद था। उन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे कटा दिए हमारे ऊपर। अच्छा, हम तो चले गए, हमने जाके अपनी जमानत की वो हेयरिंग करा दी। खान साहब को उसके बाद वो जो कातलाना हमला हो चुका था, वो लाहौर में थे, वो नहीं जा सके वहां पर। तो ये वो केस है कि ये मज़ाका खेज केस कि जिसमें जहां ना इमरान खान मौजूद, ना किसी को कोई थप्पड़ पड़ा, और वहां दहशतगर्दी का पर्चा कटा हुआ है पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर के ऊपर, पाकिस्तान के साबका वजीर आजम के ऊपर। तो ये मैंने कहा, ये भी लोगों को याद दिलाना जरूरी है। आप लोग कह रहे हैं कि ना आप मौजूद थे ना इमरान खान मौजूद, दोनों वहां पे नहीं थे और दोनों पे दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। मुझे अच्छी तरह याद है, लाहौर में नैब के दफ्तर पे मरियम नवाज और कैप्टन सफदर दोनों थे, और पत्थरों को भर के लाया गया था डबल केबन गाड़ियों के अंदर और जीपों के अंदर। वो पत्थर वाले थैले जमीन पर फेंक के इन्होंने फाड़े और पत्थर उठा के नैब की बिल्डिंग में मारे। उनके लोग भी जख्मी हो गए और उनके शीशे भी टूट गए, और वो तस्वीर भी मैंने देखी और मैंने खुद जाके उन लोगों को देखा जो जख्मी हो गए थे। तो असद उमर साहब, वहां तो दहशतगर्दी का पर्चा नहीं हुआ, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, आपको देना चाहिए था। एक्चुअली तो वो दहशतगर्दी थी, वो वाकई में दहशतगर्दी थी। अच्छा, ये भी देख लें कि ये मुजाहरा किधर हो रहा था, इलेक्शन कमीशन के सामने, तो उसके ऊपर ये पर्चे कटे हुए। ये इसी इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान के वजीर आजम होते हुए बिलावल अपनी लेके आए थे लॉन्ग मार्च, और उन्होंने इधर खड़े होकर तकरीर की थी, सारे उनके कारकुनान उनके सामने खड़े थे, और वो कह के क्या आए थे, हम हुकूमत गिराने आ रहे हैं। वो ऐसे मौसम का हाल नहीं पूछने के लिए आ रहे थे। ना किसी पे पर्चा कटा, ना कोई लाठी चार्ज हुआ, ना किसी को अंदर बंद किया गया।
ये फर्क है, इमरान खान सियासत करता है पाकिस्तान की अवाम की ताकत के ऊपर, इसलिए मिजाज भी जमहूरी है, कानून पर यकीन रखने वाला इंसान है, सारी जिद्दोजहद जो है वो कानून की हुक्मरानी के लिए, इसलिए इमरान खान इनके साथ ये करता नहीं था। इनकी क्योंकि पूरी हुकूमत की बुनियाद जो है वो कानून तोड़ के और आइन तोड़कर बनाई गई है, जमीरों की मंडी लगा के बनाई गई है, बैरूनी मुदाखलत करके बनाई गई है, इसलिए इनको हर जगह खतरा और खौफ नजर आता है और ये समझ रहे हैं कि ताकत और जबर का इस्तेमाल करके, पर्चे काट के, गिरफ्तारियां करके ये किसी ना किसी तरीके से 22 करोड़ को काबू कर सकते हैं, जो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को यह लगता है और वो हुकूमत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि एक मरतबा गिरफ्तार जरूर करो, और इमरान खान साहब ने यह हमें बताया था कि उनको यह इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है कि ना सिर्फ इमरान खान को नाअहल किया जाएगा बल्कि गिरफ्तार किया जाएगा। एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने यह वादा नवाज शरीफ साहब से किया है और हलफ लिख कर दिया है। अब मामला यह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लगता है कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो उनकी मकबूलियत का सहर टूट जाएगा। ये अच्छा, इनकी जो है ना बौखलाहट के अंदर सियासी सोच भी जो है ना वो भी बिल्कुल ही दफन हो चुकी है। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो इमरान खान की मकबूलियत जिधर है ये इससे भी और ऊपर चली जानी है। और मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी के अंदर एक ये नुक्ता नजर है भी, वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, खान साहब को गिरफ्तार होने दो, उसके बाद बेल के ऊपर तो बाहर ही निकल ही आना है और ये तो पार्टी की मकबूलियत के लिए बहुत जबरदस्त होगा। मैं सख्ती से इस नुक्ता नजर के खिलाफ हूं, बिल्कुल भी किसी सूरत नहीं इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इमरान खान को नायल करने से, गिरफ्तार करने से इमरान खान किया जा सकता है, अगर असद उमर खिलाफ है तो क्यों खिलाफ है, रीजन क्या है? यानी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। उसकी जी उसकी बुनियादी वजह देखिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या है। पहली बात तो यह है कि जी हम कानून की बात करते हैं ना, हम अपने जो सियासी मुखालिफ हैं उसको भी कहते हैं कि उसके ऊपर कानून का इतलाक होना चाहिए। तो मुझे जब तक कोई ये नहीं बताएगा कि किस कानून के तहत इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या इमरान खान ने कौन सा कानून तोड़ा है, कौन सा जुर्म तोड़ा है, कौन सी सजा हुई है, तो मैं तो सख्ती से मुखालिफत इमरान खान की, क्या मेरा कोई सियासी मुखालिफ है मैं उसकी भी करूंगा। और दूसरी बात, सिर्फ किसी की अना की तस्कीन के लिए या अपनी मकबूलियत के लिए, चला हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अपनी मकबूलियत के लिए इमरान खान को गिरफ्तार करा दे, मैं बिल्कुल से इसके सख्ती से खिलाफ हूं। इंशाल्लाह ताला होंगे भी नहीं गिरफ्तार, अभी ठीक होगी, टांग बाहर निकलना है। इमरान खान के लिए जो मुकाम है जाने का वो एक ही है और वह पाकिस्तान के वजीर आजम का घर है। अच्छा, सदर पाकिस्तान ने दोबारा खत लिखा है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अब तलब किया है। आप बार बार इलेक्शन मांगते हैं, आपको बार बार इलेक्शन नहीं मिलता। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाब करवाना पड़ेगा, वरना फिर गैर आइनी हरकत हो जाएगी। अब मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ना हमें फौज मिल रही है, ना यानी फोर्स भी नहीं मिल रही, फंड भी नहीं मिल रहे और हमें आरओज भी नहीं मिल रहे, तो कोई हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो हम कैसे करवा दें इलेक्शन? इस मसले का क्या हाल है असद उमर साहब? अच्छा जी, ये तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सही कह रहा है कि उनको ये सब चीज़ें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा वो ये नहीं कर रहा कि आइन के अंदर जो उनको इख्तियार मिला हुआ है उस इख्तियार के मुताबिक एक जनाब खत लिखें। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जब जवाब दिया था तो उसके तो 2 घंटे बाद इनका जवाब जाना चाहिए था। आर्टिकल 218 आइन का कहता है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है साफ शफाफ बर वक्त इलेक्शन करवाना। आर्टिकल 220 कहता है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने की, इलेक्शन कराने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो 2 घंटे बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए था कि जनाब जरा ये तो बताइए कि वफाकी हुकूमत के अखराजात इस वक्त जो चल रहे हैं, ये माली साल चल रहा है, हर महीने इमरान रियाज, ये शायद आपको सुन के भी ताज्जुब हो, 1000 अरब रुपए से ज्यादा होते हैं हर महीने, यानी साल के अंदर 12,000 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात होंगे वफाकी हुकूमत के। वो कह रहे हैं 12,000 अरब रुपए तो हमारे पास हैं, हमारे पास बैरूनी दौरे करने की शाखर्चियों के पैसे हैं, हमारे पास 88 मेंबर की काबीना बनाने के पैसे हैं, लेकिन 61 अरब रुपए जो इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत जिसकी बुनियाद इलेक्शन के ऊपर है, पाकिस्तान के आइन का बुनियादी जुज है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। 0.005% देखिए इमरान खान साहब तो पैसे इकट्ठे करने में माहिर हैं,
तो आप अनाउंसमेंट करें, एक वादे, एक टेलीथॉन और चंदा इकट्ठा करके दे दें इलेक्शन कमीशन को। ये भी हम ऑफर कर चुके हैं कि अगर इनसे नहीं होता हम इकट्ठा कर देते यार इनके लिए पैसा। कोई ये इलेक्शन करवाने वाले तो बने ना। देखें ये उसमें मुझे कोई शक नहीं है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम अदालत गए और अदालत ने वाज़ेह दो टोक हिदायत दी हैं कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर आज अदालत को अप्रोच करता है कि जनाब ये पुलिस वाले हमें नफरी नहीं दे रहे हैं या हमारे पास फाइनेंस वाले पैसे नहीं दे रहे, 2 दिन के अंदर अदालत से डायरेक्शन जानी है उनको। यह भी मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी की बड़ा उज़र पेश किया गया था। मैं अदालत में मौजूद था लाहौर में जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाया गया। दोनों आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा, उन्होंने कहा जी जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक पूरी तौर पर हम मुआवनत फराहम करेंगे। तो ये बहानेबाजी बंद करें और जो इनकी आईनी जिम्मेदारी है, मैं पहले भी सिकंदर सुल्तान राजा को अर्ज कर चुका हूं मीडिया के जरिए कि चाहे आप खुद ये कर रहे हैं या आपसे कोई करवा रहा है, याद ये रखें दस्तखत आपके हैं इस फैसले के ऊपर, और आप जो करने जा रहे हैं इस वक्त अगर इससे आप ना बदले तो आइन से इनहराफ होगा और आइन तोड़ने की सजा आर्टिकल 6 के अंदर बड़ी वाज़ेह लिखी हुई है। देखिए अब वो तो कर नहीं रहे इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन देने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। आपके पास फर्दर ऑप्शंस क्या हैं अदालत के अलावा? यानी अदालत में आप बार बार जाते हैं, अदालत तो कह रही है कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन उन्हें यह लगता है कि कोई खुफिया ताकत या कोई उनको मदद ऐसी मिल जाएगी कि वो इंतखाबात को डिले करके आगे ले जाएंगे। यानी दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं। एक तरफ मरियम नवाज ने इलेक्शन कैंपेन भी हौली हौली शुरू की हुई है और वो भी कुछ ना कुछ भागदौड़ कर रही हैं, और दूसरी तरफ ये भी कोशिश की जा रही है कि डिले हो जाए। पीटीआई के पास इसके अलावा और क्या है अदालती ऑप्शन के अलावा? कल जी स्पीकर पंजाब असेंबली ने खत लिखा है सदर पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से गवर्नर ने अपना आइनी फ़र्ज़ अदा नहीं किया, और उसके बाद हम अदालत गए, अदालत ने 2 टोक फैसला दिया। उस 2 टोक फैसले के ऊपर जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल नहीं कर रहा है, और क्योंकि गवर्नर नुमाइंदा होता है सदर पाकिस्तान का, इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी इदारा है और पाकिस्तान के रियासत के आइनी सरबराह जो हैं वो सदर पाकिस्तान है। इसलिए उनको ख़त लिखा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल 57(1) के तहत आपके पास ये इख्तियार हासिल है कि आप भी तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप तारीख का ऐलान करें, और शायद सदर पाकिस्तान ने जो बुलाया है इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि उस 57(1) के अंदर ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान करें, तो शायद इसीलिए उन्होंने बनाया है कि वो मुशावरत करने के बाद हो सकता है कि वो खुद फिर उसके बाद तारीख का ऐलान कर दें। तो ये तो असद उमर साहब बड़ी खबर हो जाएगी। देखें जो गवर्नर है वो कह रहे हैं क्योंकि मैंने असेंबलियों की तहलील के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए तो मैं तो इस प्रोसेस से अपने आप को बाहर रखता हूं, और वो कोई मुशावरत की बात मानने को तैयार नहीं है। ये सारे लोग अब हाई कोर्ट्स के अंदर जा चुके हैं, इलेक्शन कमीशन भी अपनी एक अपील लेकर जा रहा है। अब सदर पाकिस्तान के पास आइन के आर्टिकल 57(1) के तहत जो है वो इख्तियार मौजूद है। वो इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए आप कह रहे हैं कि उनको मुशावरत करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन से। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने तलब किया है। तो क्या असद उमर साहब ये तय हो गया कि सदर पाकिस्तान अब इलेक्शन की तारीख दे देंगे दोनों सूबों में? सर वो तो फैसला सदर पाकिस्तान का है, सदर पाकिस्तान का किसी सियासी जमात से तो ताल्लुक नहीं है, वो एक आइनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन हमें यह पता है कि आइन की पासदारी करने वाले इंसान हैं, जमहूरियत में यकीन करने वाले इंसान हैं, और ये नहीं हो सकता कि उनकी आंखों के सामने उनकी रियासत पाकिस्तान सरबराह होते हुए दीदा दलेरी के साथ खुल्लम खुल्ला आइन से इनहराफ किया जा रहा हो, आइन तोड़ा जा रहा हो और वो खामोश बैठे रहें। तो हमारी उम्मीद तो ये है कि वो आइनी इख्तियार जो उनके पास मौजूद है उसको इस्तेमाल करके इस बहरान से निकालेंगे, क्योंकि अभी तक तो ना पोजीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन खत लिख के पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को तारीख की भी निशानदेही कर चुकी है। पंजाब के तो उन्होंने कहा था 9 अप्रैल और 13 अप्रैल के दरमियान कोई भी दिन आप गवर्नर साहब दे दें इसके लिए। तो इलेक्शन कमीशन तो कह चुकी है इलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने अदालत में आके ये नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। गवर्नर ये कह रहे हैं कि वो नहीं कह रहे कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो तो कह रहे मेरे पास इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रहे मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो जब सदर पाकिस्तान अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे तो इनमें से किसी को क्या इतराज हो सकता है?
असद उमर साहब, मैं आपको आगे ले जाता हूँ। सदर पाकिस्तान के पास और भी इख्तियार आते हैं और इमरान खान साहब ने उनको एक लेटर और भी लिखा है, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले आप ये बताएं कि अगर जबरदस्ती ताकत के बलबूते पे आप लोग कोशिश तो करेंगे, आपके कारकुन भी करेंगे, लेकिन रियासत अगर पूरी ताकत इस्तेमाल करे तो आप समझते हैं कि वो कहां तक जा सकती है? अगर इमरान खान साहब को जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर आप हैं पार्टी के अंदर सेक्रेटरी जनरल, क्या करेगी आपकी पार्टी पूरे मुल्क में? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें। एक तो पहले से ऐलान हुआ हुआ है जेल भरो तहरीक का, और वो तहरीक जो है, ज़ाहिर अगर कोई इस किस्म का एक्सट्रीम स्टेप लिया जाता है तो वो तहरीक भी शुरू हो सकती है। और उसके अलावा इमरान खान जो है, उसके चाहने वाले मुल्क में जो हैं, वो किसी डायरेक्शन के पाबंद नहीं है। ज़ाहिर है जो भी रद्द अमल होगा, और ये तो रद्द अमल तो होगा, ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान जैसा लीडर जो है, इतना बड़ा लीडर मुल्क का, बग़ैर किसी कानूनी वजह के ताकत के इस्तेमाल के ऊपर उठा लिया जाए और मुल्क खामोशी से देखता रहे। रद्द अमल तो होगा। तहरीक इंसाफ की जो गाइडलाइंस है वो बड़ी क्लियर है। आइन के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए करना है जो भी करना है। इमरान खान की सारी जद्दोजहद कानून के अंदर है। बाकी जो पाकिस्तान है, आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, चाहे उनको ये लोग ताकत इस्तेमाल करने वाले मानते हों या ना मानते हों, लेकिन आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। 22 करोड़, उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है उसके ऊपर तो सच्ची बात है कि मैं आपको प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकता कि क्या रद्द-ए-अमल होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, अगर इमरान खान किया तो फिर आपके हाथ से गेम निकल गया, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास तो हमारी बड़ी हिदायत जो है ना, वो बड़ी स्टैंडर्ड, ये क्योंकि ये मामला जो है अगस्त से चल रहा है, तो मैंने अपने हमारे रीजनल सदूर जो हैं, सूबाई सदूर जो हैं, उनके ज़रिए बड़ा वाज़े जो रद्द अमल देना है, जो उसके बाद हमने उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना है, उसका तो वो प्लान पूरा बना हुआ है, वो तो हो जाएगा। लेकिन जो रिश्ता इमरान खान का है लोगों के साथ, और जितना वो जज्बात का रिश्ता है, मैं ये कह रहा हूं कि वो सिर्फ जो पार्टी का मंसूबा जो बना हुआ है, ये प्लान बना हुआ है, उसके अंदर मैं मुक़य्यद नहीं रह सकता। और अगर कोई पाकिस्तान के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए ये मेरे ख्याल में एक बेहतर फॉर्मूला है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आग लगाना चाहते हैं तो इमरान खान को उठा लिया जाए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं असद उमर साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इमरान खान साहब ने जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के बारे में खत लिखा है सदर पाकिस्तान। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नादरीन। जी असद उमर साहब, ये बताइए कि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के ऊपर इमरान खान साहब ने 4 इल्जामात पर मबनी एक लेटर सदर पाकिस्तान को लिख दिया है। यानी जनरल बाजवा को ये कैसे लगता था कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, ये बात उन्होंने जावेद चौधरी को कही। फिर जनरल बाजवा ने कैसे नैब के अंदर से ये दावा किया कि मैंने केस खत्म करवा दिया शौकत तरीन साहब का, ये बात उन्होंने जावेद चौधरी साहब को कही। फिर मैं इमरान खान की खुफिया रिकॉर्डिंग्स करता था खुद जाती तौर पर, और मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, ये बात जनरल बाजवा ने आफ्ताब इकबाल साहब को कही। चौथी बात पे बाद में आते हैं। सर, आपको वाकई यकीन आता है कि ये चीजें जनरल बाजवा कह रहे हैं और जो सहाफी ये बातें बता रहे हैं, अगर ये मामला कहीं अदालत में जाता है कि इंक्वायरी होती है तो इन सहाफियों के ऊपर तो बहुत दबाव होगा दोनों पे? ये बिल्कुल ऐसा ही है जी कि जो उन्होंने बातें की, और शायद वो बातें करने के बाद जिस वक्त तो मंजर आम के ऊपर आई, तो उसके बाद किसी शायद वकील ने मशवरा दिया होगा या जो भी, तो उसके बाद उसको वापस भी लेने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान ने तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। इमरान खान ने तो सिर्फ वो जो इंकशाफात थे जो बकौल सहाफ़ियों के जनरल बाजवा ने उनको कहे थे, वो सिर्फ उसके ऊपर सवाल उठाएं। और ये सवाल मैं आपको बताऊं, आप पर्टिकुलर ये जो 2 या 3 बातें की गई हैं, इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है ना, उसका ये बुनियादी सवाल अब बन गया है इमरान रियाज। अब हमें ये बात करनी पड़ेगी। अगर आप मुल्क में से मोहब्बत करते हैं, अगर आप मुल्क के
आइन, इसके जमहूरी किरदार के ऊपर यकीन रखते हैं, जैसा कि कायद आज़म ने सोचा था, जिस तरीके से मुल्क हासिल किया गया, अगर आप इसकी फ़ौज के साथ मोहब्बत करते हैं और उसको ताकतवर देखना चाहते हैं, तो ये अब हमें बातें करनी पड़ेंगी कि फ़ौज का क्या किरदार होना चाहिए, आर्मी चीफ का क्या किरदार होना चाहिए पाकिस्तान की निज़ाम हुक्मरानी के अंदर। और मेरे ख्याल में बड़ी खुलकर होनी चाहिए और किसी इंतकामी जज्बे से नहीं, किसी मुखासमत के साथ नहीं, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये गुफ्तगू जो है ये इंतहाई जरूरी नहीं, मेरे ख्याल में सबसे जरूरी इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो आइन के अंदर लिखा हुआ है वही किरदार होना चाहिए, वो है ही इस जो आर्मी चीफ का किरदार आइन में लिखा हुआ है वही होना चाहिए। उससे ज्यादा जब वो करे तो उसको मना करना चाहिए। उस वक्त के वजीर आजम सदर पाकिस्तान को, भाई आपकी डोमेन नहीं है, अपनी लिमिट्स के अंदर रहें, यही होना चाहिए। इससे ज्यादा क्या होगा? एक्चुअली तो ये है, इस पर डिबेट क्या करनी है? अच्छा, मैं वही बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ये आपने जो बात की इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं रख सकता ना, लेकिन हकीकत ये है कि ना फौज ऐसे अमल करती रही है और नया सियासतदान ना हम लोग जो हैं इसके ऊपर अमल करते रहे हैं। तो हकीकत जो है उससे इसका ताल्लुक कोई नहीं है। इसलिए जरा एक दफा खुलकर बातचीत हो जाए कि क्या किरदार होना चाहिए। हो सकता है अभी आइन के अंदर जो किरदार दिया गया है, हो सकता है आप उसके अंदर दो चीजें और मजीद जोड़ना चाहें कि अच्छा यार पाकिस्तान के जो खुसूसी हालात हैं उसके अंदर फौज से का ये भी किरदार होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं मुमकिन है ना, लेकिन एक दफा जब मुतय्यन कर लें और सब उसके अंदर एक दफा इत्तफाक राय हो जाए, उसके बाद अगर उससे हिले कोई सियासी पार्टी, अगर मैं उससे हटता हूं फिर और आपको पता चलता है कि मैंने फौज के साथ मिलकर कोई ऐसा काम करने की कोशिश की या उनसे करवाने की कोशिश की जो उस आईनी किरदार से मुताबिकत नहीं रखता, तो फिर मेरा एहतसाब होना चाहिए। और अगर आपको नजर आए कि कोई आर्मी की लीडरशिप जो है, कोई फौजी जर्नैल जो है वो उस किरदार से हट के कोई काम कर रहा है, तो फिर उसका भी एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि वैसे ये कैसी हरकत लगती है आपको कि आर्मी चीफ कहे करता था वजीर आजम की? यानी सोचें आपके अमेरिका का आर्मी चीफ जो है वो जो बाइडेन की रिकॉर्डिंग कर रहा है, या इंडियन आर्मी चीफ जो है वो मोदी की रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो क्या होगा? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पूरा एक तरीका बन गया है, ये सिर्फ जनरल बाजवा का नहीं है। आज से कोई कुछ अर्सा पहले मुझे एक बहुत अहम ओहदे पे बैठे हुए एक सर्विंग ऑफिसर ने कहा जी कि वो मेरे बारे में अच्छाई की बात कर रहे थे और उन्होंने देखा मैं उनकी तरफ ऐसे देख रहा हूं कि ये आपको कैसे पता है। उन्होंने कहा जी ये हमारे काम का हिस्सा है। तो यानी लोगों की जाती जिंदगी के ऊपर नजर रखना एक अब ये बना लिया गया है कि ये अब हमारे इदारा जाती जिम्मेदारी का हिस्सा है। यही तो मैं बोल रहा हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको आगे आएंगी जो पाकिस्तान में होता रहे। मुझे हमेशा से इस बात के ऊपर एतराज रहा है कि कोई चीज गलत हो रही है ना पाकिस्तान में, तो और उसको हमने अगर जस्टिफाई करना हो तो हम कहते ओ यार ये पाकिस्तान हो भाई, ऐसे एनजीओ होता है। तो ये बढ़ते और लोगों को भी लग गया है। मरियम नवाज भी नजर रखती हैं, पाकिस्तान से आगे चली गई है और वो मुल्क 22 करोड़ का जो दुनिया के किसी लिहाज से दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए, उससे सारी दुनिया आगे निकल गई है। तो ये एनजीओ वाला पाकिस्तान है ना, इसको हमने बदलना है। असद उमर साहब, ये शौक एस्टेब्लिशमेंट का नहीं रहा, ये तो सियासतदानों ने भी पाल लिया है। शरीफ खानदान के पास दुनिया भर की वीडियोस होती हैं, वो इसको क्लेम करते हैं। मरियम नवाज ने क्लेम किया, बल्कि उनका एक क्लेम और भी है, वो ये कहती हैं कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं आई अभी तक। अच्छा, वो बयान बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो तो खुल्लम खुल्ला कहती है, वो तो छुपा के कहती भी नहीं, वो तो कहती हैं जजेस के बारे में कहती हैं, जर्नलों के बारे में कहती हैं, सियासतदानों के बारे में कहती हैं कि हमने वीडियोस बना के रखी हुई हैं। वैसे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है उसका बिल्कुल ही फटा बैठ गया है। कोई अगर कोई मजबूत किरदार अदा करना शुरू करते हैं तो ये वीडियो बनाने की जो महारत हासिल की है वो उधर उस प्रोडक्टिव कोई मजबूत रास्ते पे लगा दें, शायद पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो जाए उसके अंदर। देखें, ये वाला जो उनका दूसरा बयान है ना वो भी बदल गया है। आपको अगर याद हो तो अभी से आज से मेरे ख्याल में हफ्ता 2 हफ्ते पहले उन्होंने बयान दिया था कि 28 नवंबर तक हमारी हुकूमत नहीं थी। अब वो मामला 28 नवंबर से आगे आ गया है। तो 28 नवंबर तो समझ में आती थी कि वो कह रही है कि जनरल बाजवा की तरफ, जाहिर 28 नवंबर का इशारा अगर था तो जनरल बाजवा की तरफ होगा। तो या तो वो अब कहने की कोशिश कर रही है कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो नए आर्मी चीफ भी जो वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं कर रहे, या वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये शहबाज शरीफ जो है ना, ये शहबाज शरीफ जो है ये असली मुस्लिम लीग है ही नहीं और इसने फट्टा बिठा दिया है मुल्क का। लेकिन कोई भी वजह हो, ये कहने की कोशिश कर रही है
इतना तो वो रिकॉर्ड पे वो मान गई ना, इसका मतलब कि जो हो रहा है और जो हुकूमत कर रही है वो अवाम की बेहतरी में नहीं है, इसलिए तो उससे दूर भागने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है हमारा है ही नहीं, ओनेबल नहीं, उसको ओन कर नहीं सकते हैं। अब आ जाए उस आखिरी चौथे नुक्ते की तरफ जो फैक्चुअल है, यानी पहले 3 नुक्तों में अगर सहाफी भाग जाए तो बात खत्म। आखिरी नुक्ता फैक्चुअल है। इमरान खान साहब ने हमें यह बताया भी था कि हमने एक बड़ी सीनियर लेवल की मीटिंग की थी, तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाया था, बड़ी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग हुई थी और कंसेंसस हुआ था पाकिस्तान के वजीर आजम की मौजूदगी में कि रशिया यूक्रेन वॉर में हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि 2 अप्रैल 2022 को, ये गालिबन वो टाइम है जब इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहलील कर दी थी, फिर वापस बहाल हो गई थी और अदालत में मामला चल रहा था। लेकिन आपको याद होगा कि जनरल बाजवा साहब ने जाकर कंडेम कर दिया था रशिया को। अब रियासत की पॉलिसी एक थी और जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी एक थी। ये असद उमर साहब एक ऐसा नुक्ता है जहां पे गिरफ्त हो सकती है। पहला सवाल मेरा इस मामले पे यह है कि उस वक्त इमरान खान साहब ने एक्शन क्यों नहीं लिया, वो प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, तहलील होने से एक दिन पहले की बात है, लेकिन देखें, मैं वो जो मीटिंग थी जिसके अंदर साबिक पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरीज को बुलाया गया था, उसके अंदर साबिक वजीर सफ़ीर जो रह चुके थे पाकिस्तान के रूस के अंदर, उनको बुलाया गया था। कोई 10-12 बहुत सीनियर सफारतकार जो हैं वो कमरे के अंदर मौजूद थे और बड़ा तवील सफारती मुशावरती सेशन हुआ था, उसके अंदर भी मैं मौजूद था। मैं आपको उसके बाद की बात बताता हूं कि जब रूस से वापस आए और रूस से वापस आने के बाद कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग कॉल की थी या स्पेशल उसके लिए मीटिंग कॉल की थी, जिस दिन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वोट होना था। उस दिन वोट जब होना था तो जनरल बाजवा की तजवीज़ ये थी कि पाकिस्तान को जो है वो रूस के ख़िलाफ़ करारदाद के अंदर वोट डालना चाहिए। और वज़ीर आज़म ने कहा कि जी अभी तो हम आए हैं वहाँ से, और आने के मैं 2 दिन के बाद कैसे मैं रूस के ख़िलाफ़ ये करारदाद के अंदर, और हमारी खबर तो ये है कि भारत भी उनके खिलाफ वोट नहीं डाल रहा, चीन भी नहीं डाल रहा, बांग्लादेश भी नहीं डाल रहा, तो पाकिस्तान क्यों डाले, पाकिस्तान क्यों हिस्सेदार बने, पाकिस्तान एब्सटेन करेगा, ना हम इस तरफ है ना उस तरफ है, जंग के हम हमेशा से खिलाफ है। तो जनरल बाजवा ने उस वक्त भी उस मीटिंग में भी कहा कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने रूस जाने के फैसले को सपोर्ट किया था। तो ये रशिया से वापस आने के बाद भी मेरे सामने जिस मीटिंग के अंदर मौजूद था, और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त हम सुबह उठे, मैंने टीवी ऑन किया तो CNN पे खबर चल रही कि रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। थोड़ी देर बाद MS की कॉल आ गई, जी वजीर आजम ने मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग के अंदर गए तो मीटिंग में उनको मुशावरत हो रही थी कि अब दौरा जारी रखा जाए या वापस जाया जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आर्मी चीफ से भी मशवरा कर लें, तो PM ने कहा मेरी उनसे फोन पे बात होगी, वो कह रहे हैं आप जारी रखें। हर मौके के ऊपर वो पूरी पॉलिसी जो थी उसके अंदर सपोर्ट रही और मुशावरत रही। उसके बाद हमारे पास वो साइफर आता है और साइफर के अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान का अकेले का फैसला, ये अमेरिका के साइफर की बात कर रहा हूं, कि वो अमेरिकी सफारतकार जो है वो कह रहा है कि इमरान खान के अकेले का फैसला था रूस जाने का। आप मुझे बताएं कि ये एक संगीन चीज आप समझते हैं कि रियासत की पॉलिसी के खिलाफ एक आर्मी चीफ एक अलग इकदाम उठा रहे हैं, जबकि वो पॉलिसी तय हो चुकी है और कंसेंसस है उस पर, और आप इस पे किस तरह का एक्शन जो है उसकी तवक्को रखते हैं? इदारों के अंदर भी, और जो बड़े दुनिया के ममालिक हैं, दोस्त ममालिक भी हैं और दूसरे ममालिक हैं, वो देखते हैं कि आर्मी को, अगर वहाँ पर आपको ये नज़र आए कि पाकिस्तान की जो मुंतखब हुकूमत है वो कहीं और खड़ी हुई है और अस्करी क़यादत जो कहीं और खड़ी हुई है, तो उससे मुल्क कमज़ोर होता है। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी तरीके से उस मीटिंग में भी, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में भी सवाल उठाया गया था कि ये जो इसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान का अकेले का फैसला था, तो ये अमेरिका को कौन बता रहा था कि इमरान खान के अकेले का फैसला था? अमेरिका इस नतीजे पे कैसे पहुंचा? तमाम मीटिंग्स के अंदर तो मुशावरत से हो रहा था। तो बड़े बहुत अहम सवालात हैं जो उससे जन्म लेते हैं, और इसलिए इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा है सदर पाकिस्तान को, उसके अंदर बड़ी एक जायज़ उन्होंने मशवरा दिया है या आप कहें मुतालबा किया है, और वो ये है कि तहकीकात तो कराएं ना। तो उन्होंने तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, वो कह रहे हैं ये तमाम जो चीज़ें हैं, ठीक है, पता चले कि एक्चुअली कौन क्या कर रहा था उस वक्त, और आपकी अगर हुकूमत आ जाती है तो आप इसकी तहकीकात करवाएंगे। साइफर का जो मामला है इसकी अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात करवाई जाएंगी, और हम आज भी उस पोजीशन पे कायम है। और जब भी इमरान खान की, और इंशाल्लाह ताला अगला वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं बनना है,
अगर उससे पहले मरियम साहिबा ने शहबाज शरीफ को फारिग करा के किसी और को नहीं बना दिया, तो इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना है और वो अदालती कमीशन बनेगा। और ये पाकिस्तान की तारीख का इतना अहम जो मोड़ गुजरा है जिससे पाकिस्तान को इतना शदीद नुकसान पहुंचा है कि मेरे ख्याल में 1971 के बाद से ऐसा नुकसान पाकिस्तान ने नहीं देखा, बिल्कुल उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा बात करते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, फिर किसी दिन इंशाल्लाह नाज़रीन मुलाकात होती है कल एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।